हुई मानी गई। माननीय नेता विरोधी दल चर्चा। माननीय अध्यक्ष जी, बजट पर मैं आपका आभारी हूं कि आपने 2021 के बजट पर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। माननीय, जब से यह सरकार भारतीय जनता पार्टी आई है, उत्तर प्रदेश का जनजीवन तनावग्रस्त हो गया है। भय का वातावरण बना हुआ है। हमारी माँ, बेटी, बहनें घर के अंदर सुरक्षित नहीं, घर के बाहर सुरक्षित नहीं। हमारी बेटियां पढ़ने जाती हैं, वो डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। जब तक घर नहीं लौटती, घर के लोग चिंतित रहते हैं। और भाजपा सरकार धर्म और जात के नाम पर वोट मांगने का काम कर रही है। विकास कार्य अवरुद्ध हो गए हैं। योजनाएं ये बनाते हैं, दीवार स्वप्न की तरह से दिखाई देती है। धरती पर कुछ नहीं है, दिखाई केवल देती है। कागज में, अखबार में, चैनल में। ये हमेशा जात धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। जो योजनाएं दी वह स्वप्न है, हकीकत कुछ भी नहीं है। योजनाओं की सार्थकता के लिए हौसले की जरूरत होती है श्रीमान। हमारी योजना पूरी हो, हमें विल पावर होना चाहिए, हमें हौसला होना चाहिए। ये तो इसमें है ही नहीं है। इसलिए इनमें नहीं है कि ये लगातार जनता को धोखा दे रहे हैं, ठग रहे हैं, झूठी बातों में फंसा रहे हैं, फंसा के कंपा में और कब्र पर मुहर मरवा ले रहे हैं। योजनाओं की सार्थकता के लिए हौसले की जरूरत होती है अध्यक्ष जी। मंजिल, संसदीय कार्य मंत्री जी, नजर मिलाए रखिए, मुख्यमंत्री जी तो है ही नहीं। वो वित्त मंत्री हैं, को मिलती है। आप उनसे नजर मिलाते समय ख्याल रखिए कि वित्त मंत्री। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होते हैं। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से ही उड़ान होती है। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत हाला हुआ। अरे अब तक का सबसे बड़ा बजट हम लेके आए। इतना बड़ा कि विधानसभा में वो समाइते नहीं हो पाए। इतना बड़ा लेके आए। पिछली बार लेके आए तो भी यही कहा इन्होंने कि सबसे बड़ा बजट लेके मैं आया। और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि जब हम लोग उधर आएंगे 351 के साथ, तो आपसे बड़ा बजट लेके हम आएंगे। ये तो सरकारों का प्रक्रिया है, हर साल बजट थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। मानी 5,12,880 करोड़ 72 लाख का बजट आपने रखा उस दिन। आपका बजट तो अशुभ वैसे ही हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, जब घर से आदमी चलता है किसी यात्रा पर और गदहा की आवाज आ जाए तो आदमी घर लौट जाता है और फिर गुड़ पानी खाकर घर से बाहर निकलता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो पहला गर्दभ स्वर में जो इन्होंने चौपाई रखा, वो इनके बजट के लिए अशुभ हो गया। तो मैं बता रहा था 5,12,880 करोड़ 72 लाख का बजट आपने रखा। पिछली बार आपने 4,79,701 करोड़ 10 लाख का रखा। केवल 33,156 करोड़ 62 लाख का यह बजट आपकी पिछली बार से अधिक है, अर्थात 6.46%। अध्यक्ष जी, महंगाई दर 7.5 है, अर्थात बजट का आकार महंगाई के दर से सापेक्ष में लगभग 1% कम है।
बजट का रुपये की क्रय शक्ति के आधार पर 1% घट गया। तो इनका पिछले से भी बजट ये घट गया, पिछले बजट से भी अकार है कि मैं बहुत बड़ा लेके आया हूं बजट। और जो मैं बताया कि पिछले बजट से भी इनका 1% बजट घट गया। श्रीमान, नई योजनाएं पिछले वर्ष 19-20 में 21,212 करोड़ 95 लाख की थी इनकी नई योजना। इस बार 20-21 में केवल 10,667 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं हैं। आपका बजट बढ़ा हुआ है, नई योजनाएं घट रही है। तो यार पैसा क्या होगा, बढ़ा हुआ पैसा क्या होगा जब आपके पास योजना ही नहीं है। रुपये 10,245 करोड़ 95 लाख कम है, अर्थात 48.3% पिछले बरस से इस बार नई योजनाएं कम हो गई आपकी। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने राजस्व व्यय के लिए रुपया 3,63,957.04 करोड़ लिया था। राजस्व व्यय के लिए 3,63,957.04 करोड़ लिया था। रुपया 10,615,000.35 करोड़ और पूरक मांगों में लिया गया था। पहले लिया इन्होंने 3 करोड़ से अधिक, 4 करोड़ लगभग, और फिर लिया लगभग 10 करोड़ के लगभग से अधिक, माने 11 करोड़ के लगभग अनुपूरक में लिया। रुपया 19,977.73 करोड़ खर्च नहीं कर सकी और इनके बांटे हुए खंड में खंड 2 पृष्ठ 1 पृष्ठ 2.13 आपकी साहित्य में नहीं, इसमें है, होता नहीं, इसमें आप गलत कतई नहीं सुझावा बैठिए। श्रीमान 19 लाख करोड़ बता रहे हैं, 19 लाख करोड़ का तो बजट नहीं है, 19 लाख करोड़ बढ़ कैसे जाएगा? आप ही के लिए बता रहा हूँ कि उसके 19 लाख। आप हमेशा ये बताते हैं, बैठ जाइए, आप हमेशा ये बताते हैं, आप हम गणित आपका ठीक है, हमेशा बताते हैं, कोशिश करते हैं बताने की। श्रीमान, राजस्व लेखे में इनका जो है वर्ष 19-20 में का रुपया 22,322.87 करोड़ बच गया। इस पृष्ठ 216 पर है। आप ही की राजस्व लेखे में सरकार नींद विभाग धन खर्च नहीं कर सकी अभी तक, जो दिया भी आपने। शिक्षा, खेल कूद, कला एवं संस्कृति विभाग 9.61% खर्च हुआ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो सबसे आवश्यक है जनता के लिए 7.21%। जलपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास 3.83%। अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण, उस दिन नेता सदन वो तो कुछ भी बोलते हैं, बोले कि पिछली सरकारें पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति को जीपा खा जाती थी, हम तो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा वर्ग के कल्याण के लिए जो खर्च हुआ है 1.71, ये खर्च किया। समाज कल्याण तथा पोषण 6.46, कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप 4.26, ग्राम विकास 2.64, परिवहन 1.03। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी, ये कुछ विभागों का मैंने केवल आपको आइडिया दिखाया है, ये खर्च का।
जो पिछला बजट आपने पास किया उसको खर्च किया ही नहीं, अनुपूरक लिया उसको खर्च किया ही नहीं, और फिर सबसे बड़ा बजट हम लेके काहे को लेके आ रहे हैं? प्रदेश की जनता को सुनाने के लिए हम बहुत बड़ा बजट लेके काम करते हैं जनता का, तब जब खर्च करते ही नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, घर का मालिक वो सबसे बढ़िया कहलाता है जो खूब कमाए और खूब खर्च करे। यहां न कमाई है न खर्च है, न कमाई है न खर्च है, कुछ है ही नहीं। क्यों? घाटा 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 है। पैसा बजट का पास होता है, कहां गया किसी को पता नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, बिजली का रेट बढ़ा, क्या बढ़ा, क्या बढ़ा, क्या बढ़ा, फिर ही भार बढ़ाने जा रहे हैं जनता के ऊपर। निम्न विभागों में अधिक कर प्राप्त होने का अनुमान इन्होंने लगाया है, अर्थात जनता पर कर का भार डाला जाएगा। एक खंड 2 भाग के पृष्ठ 1, पृष्ठ 219 तथा पृष्ठ 220 पर राजस्व वस्तु एक सेवा कर, इसमें ही लगा रहे 19.44। भू राजस्व इसमें लगा रहे हैं 35.86। स्टाम्प तथा पंजीकरण फीस 29.13। राज्य उत्पादन शुल्क 27.54। बिक्री व्यापार कर 26.53। वाहन कर 14.3। विद्युत कर तथा शुल्क पुलिस 36.22। पुलिस 23.63। चिकित्सा लोक स्वास्थ्य 68.32। सड़क तथा सेत 58.99। 21 पर जनता बचाएगा। जनता को दे तो कुछ नहीं रहे हैं आप, और जनता को कर के भार से लादे जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, कर लाते जा रहे हैं, और जनता की हकों की रक्षा, उनकी समस्याओं का समाधान, गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के कार्यक्रम केवल कागजी है श्रीमान, यथार्थ में कुछ भी नहीं है। अब इन्होंने राजस्व लेखे में कम कर दिया, क्या क्या कम कर दिया साहब? राजस्व लेखे में कम किया है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए, जो मैंने पहले ही कहा था, 3.43% कम कर दिया पिछले साल से इस बार। इतना कम कर दिया। ग्राम विकास में 1.21 कम कर दिया। ऊर्जा विभाग में 23.61% पिछले साल से कम अपने बजट में खर्च किया। खंड 2 भाग 1 पृष्ठ 214 आप ही के साहित्य में, सब मैंने आप ही के साहित्य से ये निकाला है कि इस बार आप न कहें कि कहां से बोल रहे हैं, इसलिए मैंने भाग पृष्ठ सब मैं आपको बता दे रहा हूं। भविष्य निधि, स्थानीय निधियों की जमा और अन्य निक्षेप आरक्षित निधियों, जमा राशियों, अग्रिम आदि लोक लेखा से पिछले वर्ष से 1000 करोड़ कम प्राप्त होने का अनुमान है, अर्थात सरकारी जमा निधियों में भारी कमी हो रही है। खंड 2 भाग 1 पृष्ठ 224। राजस्व बचत वर्ष 2019 से राजस्व बचत 27,777.36 करोड़ अनुमानित है, जो घट करके 26,028.17 करोड़ रह गया था। अब 2020-21 में 27,000 करोड़ 540.88 करोड़ अर्थात पिछले वर्ष से 326.48 करोड़ कम बचत होने का अनुमान है, जो प्रदेश के लिए संवेदनशील स्थित है। भाग 2 खंड 1 पृष्ठ 2.27 आप ही में है। राजकोषीय घाटा
वर्ष 2018-19 में सकल घरेलू उत्पाद 2.38% था। 19-20 में 2.98% हुआ और अब 20-21 में 2.97% का इन्होंने अनुमान रखा। कम हुआ कि नहीं हुआ? माननीय वित्त मंत्री जी, प्राथमिक घाटा वर्ष 19-20 में 11,536.70 करोड़ का अनुमान था प्राथमिक घाटा का, जो बढ़कर 15,842.50 करोड़ हो गया था। अब वर्ष 20-21 में 15,104.20 करोड़ का प्राथमिक घाटा होने का अनुमान है, जो और भी बढ़ने की संभावना है। यह संवेदनशील स्थिति है। खंड 2 भाग 1 पृष्ठ 227 आप देख लीजिएगा। 227 सब आपने जो हमको दिया है वही है, जो सब माननीय सदस्यों को आपने दिया। श्रीमान, जब ये बजट पेश करते हैं किसी को समर्पित करते हैं, जैसे लोक भवन बने माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देश के महान नेता अटल जी की मूर्ति लगा समर्पित इन्होंने कर। तो जो 17-18 का बजट इन्होंने जो रखा वो किसानों को समर्पित रखा। 18-19 का बजट औद्योगिक विकास को समर्पित किया। 19-20 का बजट महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया। 20 और 21 का बजट युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ साथ जनता की मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने हेतु समर्पित किया है। किसान को हमने ये बजट समर्पित कर दिया। किसान पूरा फूला नहीं समा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान को बजट समर्पित किया। और पाया क्या? आधा अधूरा कर्ज माफ, केवल आधा अधूरा कर्ज माफ, केवल, उसके बाद कुछ नहीं। आज किसान महंगी बिजली, महंगी खाद, महंगा पानी, महंगा सिंचाई, महंगा मजदूर से परेशान है। महंगाई की मार झेलता हुआ जब फसल तैयार करता है तो जानवर फसलों को खा जाते हैं। किसान खेत में जाता है, हतप्रभ हो जाता है। किसान का उपज का दूना मूल्य आज तक ये दे नहीं पाए। किसान रोज आत्महत्या कर रहा है। अकेले महोबा में यार एक किताब होगी वहां महोबा के लिए दौड़ के लिए। अकेले महोबा में आपकी सरकार में हजारों किसानों ने आत्महत्या कर ली। वो मेरे पास प्रमाण है, मंगाया हूं अभी, वो मेरे पास प्रमाण है। इस बात बिना प्रमाण का कोई बात नहीं होगी, बिना प्रमाण की कोई बात नहीं होगी। वो कागज थोड़ा छूट गया है, आ जा रहा है, तो आपको होगा कि हम कहां पहुंचे हैं। श्रीमान, किसान के सामने उसका भविष्य बिल्कुल अंधेरा दिखाई दे रहा है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है।
किसान ही एक ऐसा वर्ग है जिसको कहीं से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता, उसको एक्स्ट्रा देना है। थाने पे जाए तब, तहसील में जाए तब, लेखपाल किया जाए, गौर सेवक किया जाए तब, जिसके जहां जाए, जिसके जाए तब, मंदिर जाए तब, मस्जिद जाए तब, कुछ न कुछ किसान को देना ही है, उसको कोई देने वाला नहीं है। और श्रीमान किसान ही एक ऐसा जाति है जिस पर मानव से लेकर के चिड़िया, चुरुंग, जानवर, सभी लोग किसान पर ही निर्भर है। हमारे ही खेती को जानवर भी चरता है, चिड़िया चुरुंग भी खाती हैं, जानवर भी खाते हैं। हम 24 घंटे में 18 घंटे अपने खेत और खलिहान में, चाहे कड़ाके की जाड़ा हो, सर्द, बरसात हो, गर्मी हो, 18 घंटे हम अपने हड्डी को तोड़ते हैं। किसान अन्न पैदा करते हैं। लाख जानवरों को चरने, चिड़ियों के खाने के बावजूद भी किसान अपना हड्डी कपा करके इतना पैदावार करता है कि आपका भी पेट पालता है और बाहर भी आप भेजते। उस किसान के साथ इस तरह का व्यवहार, अकेले महोबा में हजारों किसानों ने आत्महत्या की। इस प्रदेश में कई हजार किसानों ने आत्महत्या कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना किसान अच्छा गाना उत्पन्न कर किए। माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना किसान अच्छा गन्ना पैदा करके मिलों में देते हैं। चीनी पड़ता दर 0.5.4% बढ़ गई है, परंतु भाजपा सरकार ने गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की। किसान मजबूर होकर के पुराने रेट पर, इतनी महंगाई बढ़ने के बाद, खाद महंगा, सिंचाई महंगा, बिजली महंगा, देने के लिए मजबूर है। 16-17 में माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अखिलेश यादव की सरकार ने 25 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का दाम बढ़ाया था। उसके बाद आज तक 1 पैसा भी गन्ना का दाम नहीं बढ़ाया गया। 1 पैसा। माननीय, अरे आप तो बोलेंगे तो बोलिएगा ना, ये सब गलत। आप हमारे मित्र हैं, जब आप बोलिएगा नहीं, मैं आपका बहुत सम्मान नहीं तो हम भी करते हैं। और सम्मान ये गलत बात है, बीच में टोकना बैठिए। आप कहिएगा ना, आपका भाषण होगा। जानकारी दे रहा हूँ, आपका भाषण होगा। आपकी जानकारी गलत। अरे आपका भाषण होगा कि नहीं होगा? भाषण आपका मैं जानता ही हूँ। आप ऐसा भाषण देंगे जैसे लगेगा कि आप ही सबसे सही है। आपको तो भाषण होगा। जब 25 रुपया क्विंटल की वृद्धि हुई श्रीमान हमारी सरकार में, तो गन्ना किसान खुश हुए और 17-18 में वो 120.5 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ। माननीय गन्ना मंत्री जी, मैं गलत हो सकता हूँ, आपको मंत्री, आपको सारा जानकारी होगा। परंतु भाजपा सरकार की उपेक्षात्मक नीति के कारण 18-19 में चीनी उत्पादन घट करके 118.22 लाख टन रह गई। 19-20 में 1.15% गन्ने का क्षेत्रफल घट गया। किसानों की उपेक्षा कर जात प्रदेश का खाद्य उत्पादन कृषि विकास दर से 1.4% कम रह गया है। वर्ष 19-20 में सरकार कृषि विकास दर 5.1% की सापेक्ष केवल 3.7% लक्ष्य हासिल कर सकी है। ये इनका है किसानों का जो ढिढूरा पीटते हैं। कहा इसमें झूठों कहा
ना एक किताब थी मोह। तो वही आत्महत्या वाला कागज आ गया। हाँ वही। मानिए अध्यक्ष जी, किसान तो बर्बाद हो गया और खुश तब होगा जब हमारी सरकार आएगी। क्यों कि माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों को खुशहाली बढ़ाए रखने के लिए सरकारी नहर और सरकारी ट्यूबवेल से फ्री पानी कर दिया था, 1 पैसा नहीं। इस प्रदेश में देश में किसी की निगाह अगर किसानों पर गई तो माननीय मुलायम सिंह यादव की गई। उन्होंने किसान के दुर्घटना होने पर अगर 1 धूर भी जमीन उसके पास है, उसका परिवार अनाथ हो गया है, 1 लाख रुपया देने की घोषणा किए थे। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब सरकार में आए तो उन्होंने 5 लाख रुपया देने की घोषणा की। किसान को दुर्घटना हो जाए मर जाए, किसान को सांप काट ले मर जाए, किसान नदी में डूब जाए मर जाए, किसान आकाश से बिजली गिर जाए मर जाए, उसके परिवार को जिलाने के लिए माननीय अखिलेश यादव ने 5 लाख रुपया सिंचाई फ्री कर दिया। उन्होंने गन्ने का दाम बढ़ाया, फसल बीमा योजना लागू की, जिसके कारण माननीय अध्यक्ष जी हमारी सरकार में पूर्वांचल में जबरदस्त ओला पड़ा था, फसलें बर्बाद हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इतना दाम दिया कि जितना फसल तैयार होने पर उनको नहीं मिलता किसानों को, उतना पैसा अखिलेश यादव ने किसानों के खाता में डाल दिया। और माननीय अध्यक्ष जी आप यहां गवाह हैं, शुरू में जबरदस्त बाढ़ आई थी, 3 हिस्सा जनपद बाढ़ की चपेट में थे। हमारे जनपद बलिया में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में बलिया में इधर से गंगा इधर से घाघरा, बीच में इतनी बारिश हुई बलिया में, रिकॉर्ड हुआ, 100 साल में तो कभी बारिश नहीं हुई। श्रीमान बहुत से किसान अपना धान की पेड़ी नहीं लगा क्योंकि उनका जो बीज लगाया था सड़ गया। अगर कहीं से खरीद दूसरे जनपद से ले आके धान रोपा तो फिर इतनी जबरदस्त बारिश हो गई कि वो खेत में सड़ गया। मैंने इसी सदन में मांग किया कि जैसे अखिलेश यादव ने किसानों के फसल बर्बाद होने पर पूरा उसका मुआवजा दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी किसानों को मुआवजा दे। 1 पैसा आज तक नहीं मिला। रबी की बुआई शुरू, रबी की अब धीरे धीरे थोड़े दिन में कटाई शुरू हो। किसान की हितैषी है, किसान की हितैषी है। श्रीमान आ गए, अथेंटिक है, आपके पास भेज दो, जांच करवाइए, पूरा पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उन्होंने पहले बोल दिया था 12 है। 12 पन्ना में लाल से अक्षर लाल है। हजारों किसानों का आत्महत्या का खूनी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। माननीय अध्यक्ष जी आपका आरोप सरकार पर है कि पार्टी पर है? सरकार पर। सरकार पर। पार्टी क्या, पार्टी पर क्या करती है? आपने भी पार्टी कहा। सरकार पर। सरकार तो कर रही है ना, सरकार के कारण आत्महत्या कर रहे हैं ना। इसलिए
किसानों के मामले में, किसानों की समस्याओं को समाधान करने में ये सरकार बिल्कुल फिसडी साबित हुई है। यही तो हम लोग पहले से कहते आ रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पोषक है, समाजवादी पार्टी गरीब गांव किसान की पोषक है। इसीलिए तो अभी आया बात कि देश में 1% लोगों के पास हिंदुस्तान की 85% पूंजी उनके हाथ में है और बकिए में देश में है। किसान कर्ज माफ के लिए तड़प रहा, आत्महत्या कर रहा है और लाखों करोड़ रुपया देश के पूंजीपतियों को सरकार ने माफ किया। ये है आपकी पूंजीपतियों के बारे में आपका व्यू और किसानों के बारे में आपका व्यू। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथी बैठे हैं, जरूर कोशिश करते हैं कि हमको सही रास्ते पर ले आवे। महाना जी मित्र भी हैं, अच्छे मित्र हैं। 18-19 का बजट औद्योगिक विकास को समर्पित था। नीति कितना इन्होंने बनाया, मैं उस दिन भी कहा था कि इनकी योजनाओं को जो एक जगह रख दिया एक बोरे में और किसी व्यक्ति के कपार पर रख दिया बैठ जाएगा, इतनी योजना है। उसी तरह इनकी भी है, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017, उत्तर प्रदेश खाद्य संस्करण उद्योग नीति 2017, उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017, उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2017, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017, उत्तर प्रदेश नगर विमान प्रोत्साहन नीति 2017, उत्तर प्रदेश एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति 2017, वस्त्रोद्योग नीति 2017, फेरी नियमावली 2017, उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017। आदमी पढ़ी के बिल्कुल बैठ जाएगा, गरीब बाप बाप, जब योजना ही इतनी तो काम कितना हुआ होगा। योजना माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं कि आप आए। क्यों योजना बनाने से नहीं, नीति बनाने से नहीं, हम जिनके लिए योजना बनाते हैं योजना उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही। हम जो नीति बना रहे हैं वो नीति प्रदेश की जनता के लिए लागू हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि लागू करने का अधिकार इसमें बैठे हुए लोगों का नहीं है। सर्वोच्च तो हम है, माननीय हम है, माननीय सदन है, बजट हम पास करते हैं, खर्चा दूसरे के हाथ में है। वो खर्चा करे कि ना करे, आपकी मॉनिटरिंग पूरी उस पर रहनी चाहिए। श्रीमान, यहां पर तमाम नीतियों की घोषणा की गई। वीपी इन्वेस्टर समिट 2018 का आयोजन हुआ। देश भर में रैलियां हुई, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, जितने साधन चलने वाले थे सबकी देश भर में रैलियां हुई। क्या? उत्तर प्रदेश चलो, उत्तर प्रदेश उद्योग लगाओ। दुनिया के अधिकांश देशों में रैलियां की गई, उत्तर प्रदेश में चलो उद्योग लगाओ। लगा श्रीमान कि देश और दुनिया के सारे उद्योग उत्तर प्रदेश में लग जाएंगे। कोई आदमी बेकार नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई नौजवान नौकरी से बाकी नहीं बच पाएगा, किसान आत्महत्या नहीं करेगा, उसमें घर जाति की नौकरी लग जाएगी। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। एक उद्योग पूर्ण आकार नहीं ले पाया। एक
तो मित्र हमारे खड़े कहेंगे कि हमने इतना कर दिया, इतना कर दिया, इतना कर दिया, तो सुना ही जाएगा। MAU करना उद्योग लगना नहीं है, शिलान्यास करना उद्योग लगना नहीं है। उद्योग लगना है वो उत्पादन करने लगे, बेरोजगार लोग उसमें काम करने लगे, और जो उत्पादन हो वो मार्केट में बेचे, जनता को लाभ मिले। ये श्रीमान न फैक्ट्री लगी न रोजगार मिला। हमारे देश का युवा दर का ठोकर खा रहा है। 50 बरस में इतनी कभी भी रोजगारी नहीं आई। बाकी बातें तो मैं कह चुका हूं, दोहरा नहीं हूं कि जो मांगने आया वो लाठी का उसको छोड़ दीजिए। उस बात उच्च डिग्री प्राप्त किए हुए लड़के, जिनके माँ बाप ने काफी पैसे खर्च करके गढ़ा गिरवी रख के, खेत गिरवी रख के अपने बेटे और बेटी को पढ़ाया, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। आपने कहा था कि सत्ता में आए तो 3 महीना के अंदर हमने सभी विभाग जो रिक्तियां उसको भर देंगे और 77,000 हर वर्ष रोजगार देंगे। कुछ नहीं हुआ। वो भी लड़के आत्महत्या कर रहे हैं। आरक्षण आपने नहीं लागू किया किसी भी नियुक्ति में, नियुक्ति में। अब जो है ठेकेदारों को दे दिया, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियर, डॉक्टर, MCA, MBA, जो पढ़े हैं लड़के लड़कियां, अब उनको नौकरी ठेकेदार देगा। कौन ठेकेदार? जो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा। जब इच्छा हो वो रखेगा, जब इच्छा हो निकाल देगा। सरकार जितना पैसा देती है ठेकेदार को, उसके आधा वो देता है अपने कर्मचारी को। सारे चीज प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी इतने मशीनीकरण का युग आ गया है कि नौकरी कम है, आरक्षण नहीं लागू हो रहा। लड़के चिंतित है रोटी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिष्ठाता महोदय, सरकार ने जो कहा, एक भी नौजवान को नौकरी नहीं दी। वही मिला जो माननीय अखिलेश यादव के सरकार की नियुक्तियां निकल गई थी। माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने राज्य में जो नियुक्तियों वांट निकाला, परीक्षा कराया, पर्चा आउट करा दिया और उस परीक्षा को कैंसिल कर दिया। ऐसे 15 परीक्षाएं कैंसिल हुई, फिर दोबारा हुई ही नहीं। कैसे नौकरी मिलेगी? दोबारा हुई ही नहीं। नौजवान बिल्कुल चिंतित है अपने जीवन को लेकर के, जिंदगी को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के। और उस नौजवान भाई और बहन को सरकार फूटिया के नहीं देख रही है। मैं उन नौजवानों का हौसला बढ़ाता हूं, लड़खड़ा रहे हैं आज। मैं युवाओं के लिए कह रहा हूं, वित्त मंत्री जी, युवाओं के लिए मैं कह रहा हूं, लड़खड़ा रहे हैं आज तो कल अनुभवों का सहारा भी होगा। आज गर्दिश में है तो क्या, कल चमकदार आपका और हमारा सितारा भी होगा। जब हम वहां आएंगे, बेरोजगार नौजवान नौकरी पा के फूले नहीं समाएंगे और अपने परिवार को बढ़ने से बचाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, उन्नीस 20 का बजट महिला सशक्तिकरण के नाम पर समर्पित किया इन्होंने। NCRB, वित्त मंत्री जी,
एनसीआरबी की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 2018 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध 74,509 मामले में से मामले हुए इतने 74,509 महिलाओं पर अत्याचार 2017-18 में 5.8% अपराध बढ़े। 2017 में 18 में महिलाओं पर अत्याचार 5.8% अपराध बढ़े। और यदि समाजवादी पार्टी की सरकार के वर्ष 2016 से तुलना करें तो 17% घटनाएं अधिक हुई हैं, जो कहते हैं कि बदहाल व्यवस्था में। माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 17 से वर्ष 18 के बीच 41% से अधिक लड़कियां गायब हो गई। प्रदेश में नवंबर 2019 तक 2,553 मामले रेप के हो चुके हैं। भाजपा सरकार ने सत्ता संभालते ही यति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई। कई विभागों को मिलाकर के 200 करोड़ रुपया का भी प्रबंध किया। माननीय लोग तो पढ़ लिए कि सरकार ने कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए योजना बनाई है। लोग खुश हो गए। वो आज तक फाइल सचिवालय में ही भटक रही है। श्रीमान, ये बजट कुपोषित रोते हुए बच्चे के मुंह में लोला डालने जैसा है। लोला जानते हैं माननीय अधिष्ठाता महोदय? एक काठ का होता है, दोनों तरफ गोल होते हैं, बीच में लकड़ी रहती है। एक माँ अपने घर का काम कर रही है, छोटा बच्चा रोने लगता है। माँ समझती है कि इसको दूध पीना है, दूध पी ली, उसके पास नहीं है, गरीब है, काम में फंसी हुई है। वह काठ का लोला उसके मुंह में लगा देती है बच्चे का। बच्चा हाथ पैर दोनों चलाकर खिलखिला के हंसता है कि माँ मेरे मुंह में दूध पीली लगा दिया। चुसते 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 जब उसको कुछ नहीं मिलता है तो पुनः रोने लगता है, पुनः रोने लगता है। माँ खाली नहीं हुई है काम से, फिर आकर के जो लगाया था लोला उसको बदल के पीछे वाला लोला उसको मुंह में लगा देती है। लड़का समझ रहा है कि अब इसमें जरूर दूध है, खूब चूसता है, खूब चूसता है, कुछ निकला ही नहीं, फिर रोने लगता है। मजबूर में माँ उस बच्चे को अपने छाती से लगाती है। माँ कुपोषित है, छाती में दूध उतना नहीं है, लड़का कुछ दूध पीता है, फिर रोने लगता है। माँ अपने आंख के आंसुओं से बच्चे को सुतरा देती है, बच्चा सो जाता है। यही इनके इस बजट की हाल है। श्रीमान, काठ का लोला है इनका ये बजट। चूसिए चूसिए, निकलेगा कुछ नहीं। कुपोषण दूर कर रहे हैं। किसका कुपोषण? पुरुष, बच्चे, महिलाओं का कि अपना? ये आपको देना पड़ेगा। श्रीमान, इसी तरह राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत विभिन्न उपकरण खरीदने के लिए सरकार ने 335 करोड़ 21 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।
परंतु वास्तविकता यह है कि उनमें से अभी तक एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। पैसा तो आपने दे दिया, खर्च नहीं हुआ एक भी पैसा। माननीय वित्त मंत्री जी, बजट बार बार क्यों पास करवाते हैं, क्यों अनुपूरक लाते हैं? जब आपके अधिकारियों में मद्दा नहीं है कि मंत्रिमंडल ने, विधानसभा ने जो पैसा पास करके हमको जनता के हितों की रक्षा के लिए भेजा है, हमारी जिम्मेदारी है उसको खर्च करने की। जो नहीं खर्च करता है उसके लिए आपने कोई दंड आज तक दिया है? क्या दिया है श्रीमान? इसीलिए मैं कहता हूं आपके माध्यम से संस्कार मंत्री जी, एक तरफ जुल्म है, एक तरफ जुल्म है, जुमले हैं, समझ रहे हैं? एक तरफ जुल्म है, जुमले हैं, हिटलरी है, हिंसा है, अपराध है। और एक तरफ हमारे तरफ, एक तरफ मानवता है, उत्थान है, विकास है, नीति है, विधान है, समाजवाद है। अरे हम तो आप लोगों के साथ हैं, उस पर भी आ रहे हैं खबर, उस पर भी आ रहे हैं। आपकी सहायता उसमें भी करूंगा। भाजपा सरकार ने इस वर्ष जो बजट समर्पित किया है 2021 का, त्वरित न्याय, जनता की मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, सड़क, जुआ, शिक्षा तथा कौशल संवर्धन रोजगार के लिए 2021 का बजट समर्पित किया। माननीय वित्त मंत्री जी, न्याय तो आपके यहां भगवान भरोसे है, न्याय तो आपके यहां भाग भरोसे है, न्यायालय तो आप खुद हो गए हैं, खुद न्यायालय हो गए हैं। और इस प्रदेश में बहुमत में फर्जी इनकाउंटर करके जान लेने के अपराधी आप हैं। कोई एफआईआर लिखाया जाता है तो लिखा नहीं जाता, लिख दिया जाता है तो तफ्तीश जल्दी नहीं होती, तफ्तीश होती है तो अधिकांश लोगों को निकाल दिया जाता है। कुछ मामले अदालतों तक पहुंचते भी हैं तो कानूनी दाव पेंच में उलझे रह जाते हैं। जहां से आपने देखा निर्भया कांड में पूरा देश एक हो गया, कितने दिन हो गया न्याय अभी तक नहीं मिली। 302 का मुलजिम है, 30 वर्ष 35 वर्ष कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है, उससे चल रही है। कैसे कानून? और इसीलिए आप ठोक दो, फर्जी इनकाउंटर करो। जो संविधान, लोकतंत्र, जनतंत्र बचाने के लिए अहिंसक तरीके से अपनी बात सरकार से सुनाने के लिए, कहने के लिए प्रदर्शन निकालता है, पुलिस सीधे उसके छाती में गोली ठोक दे, ये आपकी नीति है। आपसे पूरा प्रदेश आतंकित हो गया है, भय का वातावरण में कह चुका हूं, कह भी रहा हूं। सब भयभीत, जनता भयभीत, कर्मचारी भयभीत, अधिकारी भयभीत, पत्रकार भयभीत, साहित्यकार भयभीत, कवि भयभीत। कोई ऐसा इस धरती पर उत्तर प्रदेश में नहीं हो जिसके पास भय नहीं हो। कह रहे
कब झूठे केस लगा के हमको मार दिया जाए, कब झूठे केस लगा हमको थाने में बंद कर दिया जाए, कब हमारे साथ कौन सी घटना घट जाए। आतंकित है, सशंकित है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय अधिष्ठाता महोदय, संसदीय मंत्री जी, कि अब यूपी में है त्राही त्राही, अब यूपी में है त्राही त्राही लाठी गोली की सरकार से। यूपी में है त्राही त्राही लाठी गोली की सरकार से, आम आदमी आतंकित है जोगी जी की सरकार से। सब आतंकित। माननीय अधिष्ठाता महोदय, फिर मैं उसको बताना चाहता हूं सदन को, ये तो सब आ ही चुका है। जिलाधिकारी सुल्तानपुर ने एक रिट याचिका दाखिल की। उत्तर प्रदेश बनाम श्रीमती राजमती बनाम उत्तर प्रदेश सरकार हो अन्य माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/3/2019 के क्रम में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई अब तक कार्रवाई नहीं। आदेश पारित हो गया, कागजों में हेराफेरी करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु अपर मुख्य सचिव नियुक्ति विभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 416 RA दिनांक 11 अक्टूबर 2019 को भेजा था, परंतु आज लगभग 5 माह भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और ही प्रताड़ित उसी व्यक्ति को किया जाता है जिसको न्याय मिलना था। यह है भाजपा का त्वरित न्याय व्यवस्था। युवाओं के लिए श्रीमान ये जो है, एक तरफ पुलिस फॉरेन यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुष यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था कर उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कह रही है। दूसरी तरफ उनके रोजगार व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का ढिढोरा पीट रही है कि हम प्रशिक्षण में 25,000 रुपया महीना देंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, ये युवाओं की जिंदगी को बर्बाद करने का एक तरीका है। ये युवाओं को बुलाएंगे, कारखाने में भेज देंगे, 2500 रुपया में रात नौजवान काम करेगा, लाभ होगा कारखाने वाले को, श्रम करेगा पढ़ा लिखा नौजवान लड़का, और थोड़े दिन के बाद वो निकाल देगा। वो न बेरोजगार रह गए न रोजगार है उनके पास, सिवाय सड़क पर घूमने का उनके पास चारा नहीं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी कितना बुद्धि लगाएंगे जनसंख्या कम करने के लिए? जनसंख्या कम करने के लिए यही है कि किसान आत्महत्या कर ले, बेरोजगार आत्महत्या कर ले, लोगों को फर्जी इनकाउंटर कर दे, तरह तरह से जो प्रदर्शन को लाठी गोली से चला के मार दे। क्या इसी में आपको खुशी है? इसी में आपको खुशी है? खुशी होनी चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब किसान खुश होता है, ये कहते हैं कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विश्वास तो आप पर किसी का ही नहीं है। जनता पर विश्वास आपका नहीं है, आप ढिढोरा पीटते हैं। इस प्रदेश के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं पर आपका विश्वास नहीं है। मान्यवर जिन लोगों ने हमको पढ़ाया है, लिखाया है, सिखाया, उनको हम गुरु कहते हैं, उस गुरु पर आपका विश्वास नहीं।
गुरु को जेल भेज रहे हैं, छात्राओं को जेल भेज रहे हैं, किसानों को जेल भेज रहे हैं, नौजवानों को जेल भेज रहे हैं, संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए जो धरना प्रदर्शन उनको जेल भेज रहे हैं। विश्वास तो आपका किसी पर नहीं है और न किसी का भी विश्वास प्रदेश की जनता का आप पर है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग, माननीय वित्त मंत्री जी, सहायक समीक्षा अधिकारी और सहायक संख्या अधिकारी की भर्ती नोटिफिकेशन में ओ लेवल या समक्ष अथवा कम से कम 1 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस की योग्यता करार देते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वो लड़के क्या करें? पहली परीक्षा पास के लिए, प्री परीक्षा पास के लिए दूसरी परीक्षा पास कर लिया, नौकरी का वक्त आया टाइपिंग का, तो तुम तो बड़ा योग्य हो, योग्य लड़के इसमें नहीं रखे जा सकते, बाहर कर दिया। जब फार्म भरा उसमें आपने कैंसिल क्यों नहीं कर दिया? आपने परीक्षा में क्यों उनको बुलाया? पहली परीक्षा दिया पास क्यों किया? दूसरी परीक्षा दिया पास क्यों किया? अब जब नौकरी देने की बारी आई तो आप तो इंजीनियर हो, आप एमबीए हो, आप एमसीए हो, तुमको हम नौकरी नहीं देंगे। किसको देंगे? पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी देंगे नहीं, अशिक्षित लोगों को रोजगार देंगे नहीं, तो आप हैं किसके लिए श्रीमान? आज जानबूझ के नौजवानों को आप अनदेखी कर रहे हैं। एमसीए कंप्यूटर की मास्टर डिग्री होती है जो ओ लेवल से बड़ी होती है। इसमें सैकड़ों बेरोजगार उच्च शिक्षा के बाद नौकरी नहीं पा सके। यह रोजगार उच्च शिक्षित नौजवानों के साथ अन्याय है। सरकार को इसे संज्ञान लेना चाहिए, परंतु हजार अनदेखी कर रही है। मानवर कुंभ को इन्होंने, अर्ध कुंभ को इन्होंने कुंभ कर दिया। आओ देश विदेश दुनिया में ढिढोरा पिटा गया, बहुत इनाम दिए गए। देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में एक उदाहरण प्रस्तुत किया, मजदूरों का पैर धोया। और जो 60-70 कुंभ में काम करने वाली कंपनियां, कंस्ट्रक्शन कंपनियां, जो काम किया मजदूरों के माध्यम से, आज तक 1 पैसा उनका भुगतान नहीं हुआ। करोड़ों अरब रुपया उनका रुपया है जिससे मजदूरों का भुगतान हो सके। मजदूर खाने बिना मर रहा है, सरकार कुंभ के बाहबही ले रही है। 60-70 ऐसे हैं जिन्होंने काम किया कुंभ में मजदूरों के माध्यम से, उनको आपने 1 पैसा नहीं दिया। मजदूरों का एकादुका की सही है कि गलत है? मजदूरों का पैर धो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अष्टमी के दिन कुंवारी कन्याओं का पैर धोते हैं। कुंवारी कन्याओं के अपमान करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं। श्रीमान
माननीय अध्यक्ष जी, भाजपा सरकार जनता के मूलभूत सुविधाएं देने की बात करती है। उड़ान भर रहे थे वित्त मंत्री जी, जिनके पर होंगे वो उड़ान भरेंगे। का ऐसा था पहला इनका चौपाई सुनिए, लिखना बंद कर दीजिए। अरे हम तो आपको दिखाएंगे ना। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी उड़ान की बातें किए थे कि जिनकी उड़ान होगी। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी, माननीय संचार मंत्री जी से, ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी, ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती है। उड़िए, उड़िए, लोगों को उड़ाइए और लोगों को मरवाइए, इसी नीति पर चलते रहिए। माननीय अध्यक्ष जी, बिजली की बात आज भी आई थी। किसान, गरीब, गांव की बात कहते कहते थकते नहीं। भाजपा सरकार में बिजली का रेट दिल्ली, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना आदि तमाम राज्यों से, यहां तक कि भाजपा शासित उत्तरांचल से भी अधिक बिजली रेट उत्तर प्रदेश में आए। अधिक। इसके बाद भी अगर थोड़ा विलंब हो जाता है किसान को या घर वाले को बिल देने में, तो 1.25% का उन पर सरचार्ज लग जाता है। और अगर 3 महीने से में बिजली भुगतान नहीं किया हो, अगर पैसा नहीं है, प्रबंध नहीं हो पा रहा है, जुटाता है, गुड़ बेच के, अरहर बेच के, बटर बेच के, चावल बेच के, धान बेच के जाता है देने, तो 2.2% सरचार्ज वसूल करती है बिजली विभाग। फ्री कनेक्शन, ढिढोरा पीटा, फ्री कनेक्शन हमने दिया। फ्री कनेक्शन दिया, अब बिजली का भार इतना बढ़ा दिया कि किसान त्राही त्राही, गांव वाला त्राही त्राही, छोटे उद्योग वाला त्राही त्राही। हमने उज्ज्वला योजना में फ्री कनेक्शन दिया गैस का, आई मार छाती पीटते हैं दोनों तरफ से, दिया। और इतना दाम बढ़ा दिया कि कोई भी गरीब माँ बहन आपके गैस चूल्हों को छू नहीं रही है, वो लकड़ी पर भोजन बना रही है। कहां से आवे उतना था? दिया आपने गरीबों को। गरीब कहां से खरीदेगा इतना महंगा सिलेंडर? माननीय वित्त मंत्री जी, कोई इसकी अलग से कोई व्यवस्था किया नहीं। व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया था। हर जाति धर्म गरीब के मां बहनों को 500 रुपया पेंशन देने का काम किया था कि गैस भरा लेना, भोजन बना लेना। उसको आपने बंद कर दिया, उसको आपने बंद कर दिया। तो कैसे गैस जलाएगी? एक मीटर बदलने का खेल हो रहा है। स्मार्ट मीटर उसका नाम है अध्यक्ष जी। स्मार्ट है भी, जो है उस मीटर के लगाइए 100, 1000, लाख तक का गलत रीडिंग दे देता है। स्मार्ट है, इतना रीडिंग देता है, इतना रीडिंग देता है कि जब किसान घर गांव वालों को मिलता है तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। क्या रे, बिजली हमने जराया इतनी,
बिल आ गए इतने। मानवर जो पहले मीटर थे इससे बेहतर थे, इस मीटर से भी। एक दिन आप ही के यहाँ मैंने मंत्री से निवेदन किया था, है थोड़ा बहुत गलती किसी से हो जाती है, सब धन कमाना चाहता है, दौड़े हैं लोग धन के लिए, एक पर एक गिर रहा है आदमी की कौन सबसे पहले पा जाए। किसान ट्यूबवेल चलाता है पानी के लिए, उसकी जेई से बात भी हो जाती है कि भाई एक छोटा सा हम चक्की भी चला लें क्या। जेई कहता है कि चलाओ, माल हमको दो, वो किसान चलाने लगा। तब तक एग्जीक्यूटिव साहब गए, मैं उसका मशीन तार फार नोच के लेके चले आए। 2 महीना पहले चक्की लगाया, फाइन हो गया 10 लाख। 10 लाख उसका 3 पर बाजा नहीं देखा, 3 जन्म ले तो 3 लाख नहीं देखा ना देखेगा। ऐसे लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। और समझौता हो रहा है, कितना समझाओगा? 10 लाख है तो 2 लाख कम होगा, 1 लाख कम होगा, 3 लाख कम होगा, 4 लाख कम होगा, 5 लाख कम होगा, कितना कम होगा? किसान फिर आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा। अन्य अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य सेवाएं का मंत्री जी, आप ऊर्जा, आपसे ऊर्जा हमको मिलती है, आप ऊर्जा मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री से हमको ऊर्जा मिलती है। लगानी उसका जिक्र कर रहे हैं। नहीं, गांव में लगा है ना, घरों में लगा है, लगा शहरी क्षेत्रों में लग रहा है अभी। शहरी क्षेत्र में आप मानो नहीं है क्या? अरे गांव, शहरी क्षेत्र में गरीब नहीं है क्या? अरे काहे को उठ रहे हैं? जवाब मैं विस्तार से दे दूंगा जवाब। मेरा निवेदन इतना है कि सदन है, आप वरिष्ठ लोग हैं, कम से कम आंकड़े तो सही प्रस्तुत किया करो। आंकड़े हमारा एकदम प्रतिशत सही है, एकदम सही है, कहीं इसको चैलेंज कर सकता हूँ। बैठ जाइए, के बारे में आंकड़े जरूर सही प्रस्तुत, बैठ जाइए, आंकड़े एकदम सही हैं, आंकड़े एकदम सही है। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सेवाएं आपकी दम तोड़ रही हैं, कहीं दवा नहीं है हॉस्पिटल में। माननीय अध्यक्ष जी, कोई दवा नहीं है, पैरासिटामॉल। किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एससी, जिला अस्पताल में दवा नहीं है। यहां तक कि गरीब बेसहाय सहारा लोग, जिनको सांप बिच्छू काटता है, जहरीला जानवर, कुत्ता, उसकी भी सुई नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बोलने दीजिए, आप बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप बैठिए, आप बैठिए। जब माननीय मुख्यमंत्री ने सुना यार, हम तो भाषण कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे इस प्रदेश में, तो पर्चा उसके पहले 10 रुपया में कटाना पड़ता था गरीब को, पर्चे का दाम 1 रुपया कर दिया, दवाई फ्री कर दी, और जितने तरह की जांच होते हैं उसको भी फ्री कर दिया। यहां तक कि मंडल, हर मंडलों में जो गरीब बेसहारा आदमी की किडनी खराब हो जा रही है, डायलिसिस करना है, हर मंडलों में व्यवस्था की। यही नहीं, एक्सरे फ्री किया, अल्ट्रासाउंड भी फ्री कर दिया, खून जांच, बलगम, पेशाब, पैखाना की जांच उसको फ्री कर दिया। 35 रुपया बेड का लगता था मरीज को भर्ती होने में, उसको फ्री कर दिया। यही नहीं, गांव में कोई गरीब बीमार है, उसके पास साधन नहीं है हेडक्वार्टर जाने के लिए, 108 चला करके गरीब आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था कर दी है। हमारे गरीब माँ बेटियों को अगर बच्चा पैदा होना हो
102 की व्यवस्था किया कि फ्री घर से ले आएगा, हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा पैदा होगा, माँ स्वस्थ रहेगी, बच्चा स्वस्थ रहेगा, फिर घर पहुंचा देगा। अखिलेश यादव ने व्यवस्था की। क्या है आपकी व्यवस्था? न डॉक्टर, न दवाई, न उपकरण, क्या व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में केंद्रीय औषधि भंडार द्वारा मूक औषधियों की उपलब्धता सूची लगभग 504 की थी। वर्तमान में उन्होंने उसको घटा करके 364 कर दिया है, तो अभी दिया नहीं हॉस्पिटल को। हमारी सरकार ने मानक बंद 29 से सूचर्स, मटेरियल, ल्यूकोल्टास, बैंडेज, काटन, पेपर टेप, तारपीन तेल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जियोसोना प्लास्टर आदि विभिन्न आइटम क्रय को किए जाते थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने व्यवस्था बंद कर दी है। भाजपा सरकार बजट तो स्वीकृत करती है, लेकिन विभागों में देकर खर्च नहीं कर पाती। अभी यहीं बगल में ये सिविल अस्पताल है, बार बार वहां के अधीक्षक ने पत्र लिखा, सीएमओ ने लिखा, करोड़ों रुपया दवा कंपनियों का बाकी है। आज तक सरकार उसका 1 पैसा पेमेंट हॉस्पिटल की नहीं कर पाई। प्रदेश में 899 जन औषधि केंद्र है। यह योजना में 800 जेनेरिक दवाएं हैं तथा 154 सर्किल आइटम सम्मिलित है, परंतु इन केंद्रों में 20% दवाएं भी नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहता, केवल कागज पर आई सिनेमा। जो बड़ा हालात था कि हम हॉस्पिटल में दुकान खोल दे रहे हैं, अभी अपना दूर रख दो, दवा आपके पॉकेट में आ जाएगी, सब बंद पड़े हैं, खोखल। शिक्षा व्यवस्था फिर चौपट है। हजारों बच्चे आज भी अन्य अध्यक्ष जी स्कूल नहीं जा पा रहे। स्कूल चलो अभियान, माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं कि स्कूल चलो अभियान हम ही चलाए। स्कूल चलो अभियान बहुत पहले से चल रहा है, तो भी हजारों गरीबों के बच्चे और बच्चियां स्कूल में दाखिला लेने से वंचित रह गए, और मास्टर से को दोष सब देते हैं, लेकिन पढ़ाने के सिवाय उससे सब काम लिया जाता है। हर दूसरे काम में मास्टर को लगा दिया जाता है, इसलिए शिक्षण व्यवस्था चौपट हो गई। समाजवादी पार्टी ने 2016 में 29 जून 91 के बाद 31 दिसंबर 2001 तक के जितने दैनिक वेतन संविदा कर्मचारी थे सबको विनियमितीकरण किया, कुछ बाकी रह गए, अब रिटायरमेंट के नजदीक है, उनको भी आप नहीं कर पाए। आखिर में आप करते क्या हैं? सवाल तो ये है। जल कल विभाग में भी इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारियों को दैनिक वेतन की सेवाओं को जोड़कर पेंशन दी जा रही है, परंतु जलकल विभाग के कर्मी इससे भी वंचित है। श्रीमान, इस बजट में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, वृद्ध, व्यवसायी, कर्मचारी, किसी के भी उत्थान और कल्याण करने वाली किसी योजना का जिक्र नहीं है। भाजपा सरकार और भाषण बन गया,
पाना और होगा, अलग से भाषण होगा, अलग से एक पाना भाषण होगा तो वकील। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, वृद्ध, व्यवसायी, कर्मचारी, अधिकारी, किसी के भी उत्थान कल्याण करने वाली किसी योजना का जिक्र नहीं किया गया है आपके बजट में। भाजपा सरकार के ढपोलसंखी कार्यों का उल्लेख करके जनता को भ्रमित किया जा रहा है। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी गोस्वामी तुलसीदास ने, जिन्हें रामचरितमानस के उत्तर कांड में कलयुग की व्याख्या करते हुए लिखा है, जो भाजपा सरकार की विचारधारा, नीतियों, उसके राम रात को उचित प्रतीत होता है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना। माननीय अध्यक्ष जी, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमी मोरा, अखाई महा अहि हृदय कठोरा। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है। इनको झूठा ही लेना है, झूठा ही बोलना है, झूठा ही खाना है, झूठा ही ठीक हाँकना है। हमने करोड़ों रुपया दान दे दिया, दिया एक पैसा नहीं। खाना है चने की रोटी, बोले मालपुआ खा के आ रहे हैं। केवल झूठ, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही मधुर बचन जी भी मोरा, खाई महा और हृदय कठोरा। वचन से तो इतने ये कोयल मोर की बोली बोलते हैं। मोर ऐसा है कि जिसको पंख भी सुंदर, उसका शरीर भी सुंदर, उसकी बोली भी सुंदर, माननीय अध्यक्ष जी, और हृदय उसका इतना कठोर कि जहरीला सांप को भी मार करके निकल जाता है। यही मैंने कहा कि झूठ है। अरे आप तो हमारी बहन है, आप तो हमारी बहन है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके साथ भी तक न्याय हुआ है। इसी के साथ मैं चौथा बात और कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, एक्सप्रेसवे की लोग बहुत धुंध पीटते हैं। एक्सप्रेसवे का मैं ले आया, जितना रजिस्ट्री हुई है जमीन की, माननीय अखिलेश यादव की सरकार, वो सब रजिस्ट्री में लेके आया, सब रजिस्ट्री। माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ से लेकर के गाजीपुर तक के बीच में लगभग 85% जमीनें खरीद ली गई थी। देखिए रजिस्ट्री है। संचार मंत्री जी, ये खेत की रजिस्ट्री है। लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इनकी जो है, अरे सुन, एक रजिस्ट्री की और ऐसा हो गया, दौड़ के लिया, सब रजिस्ट्री है। हमने जमीन खरीद लिया था, शिलान्यास हो गया था, टेंडर हो गया था, काम शुरू होने वाला था। सरकार हमारी चली गई, सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की। हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, और डिवाइडर की जो चौड़ाई होती है, इसमें पेड़, फूल, पत्ते लगते हैं, आने जाने वाले यात्रियों को सुंदर दिखाई देता है, उसको कम कर दो।
मोटाई कम कर दी, सर्विस रोड खत्म कर दी, जो किसानों के फसलों के उचित मूल्य दिलवाने के लिए मंडियों का परिधान हुआ था, मंडियों खत्म कर दिया। होटल, पेट्रोल पंप, दुकान, चाय खाना का जो प्रबंध किया था वो भी खत्म हो गया। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे से बलिया को जोड़ रहा है, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। देखिए, आपके माध्यम से मैंने पूछना चाहता हूं वित्त मंत्री से, उसके लिए आपने कितना पैसे का प्रावधान किया? चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, जो देश का, दुनिया का माना जाना समाजवादी शुभचिंतक, समाजवादी नेता, समाजवादी चिंतक, उनके नाम पर अखिलेश यादव जी ने विश्वविद्यालय बनाया, उसके नाम पर आपने कितना पैसा दिया? बलिया स्पोर्ट्स कॉलेज चंद्रशेखर जी के नाम पर, उसके लिए आपने कितना पैसा दिया? पैसा तो आप देते नहीं। जमीन खरीदा हमने, रजिस्ट्रिया सब हमने दिखला दी, जिला भी पढ़ दिया है इनका, ठीक है। अध्यक्ष जी, एक जगह मछुआरा मछली मार रहे थे, उनके जाल में फंस गया एक घड़ियाल का बच्चा, वो मार के उन्होंने फेंक दिया उधर। तो गांव के बड़ू आदमी बड़े बोले थे, वो गए दियारा घूमने, तो देखा तो मरा पड़ा है। वो मछुआरे गांव में आके बता दिए थे कि हम लोगों ने घड़ियाल के बच्चा को मारा है, उनको पता नहीं था। वो उसको रसरी बांधे, लाठी में लटकाए, आके गांव में कहे कि देखो मैंने घड़ियाल को मार दिया। लोगों ने कहा अरे ये तो मछुआरा कल मारे थे। ये घड़ियाल नकली तरह से मारने वाले लोग हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने तो दिखा ही दिया सब, हम उसी में विवेकानंद जी का नाम बड़ा जोर शोर से लेते हैं, बहुत जोर शोर से। इस बार भी लिया, अरे हमने विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाया, युवाओं का 7 दिन का कार्यक्रम चला, बढ़िया रहा, चले। नौजवानों को जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ आपने कराया, ठीक किया, लेकिन उनको विचारों को भी थोड़ा आपको देखना चाहिए ना। क्या कहा जब धर्म संसद शिकागो में विवेकानंद जी गए थे? भारत को धर्म नहीं, रोटी चाहिए। 1893 की विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का चौथा भाषण छोटा था, इतना छोटा था कि उसे संक्षिप्त टिप्पणी भी कहा जा सकता है, लेकिन 20 सितंबर 1993 को अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में वो एक ऐसी बात कह गए जिसकी अहमियत आज भी बहुत बड़ी है। अध्यक्ष जी क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अपने भाषण में कहा कि पूरब की दुनिया के सबसे बड़ी जरूरत धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, उनके पास धर्म की कमी नहीं है, लेकिन भारत की लाखों पीड़ित जनता अपने सूखे हुए गले से जिस चीज के लिए बार बार गुहार लगा रही है वो है रोटी। वो हमसे रोटी मांगते हैं, लेकिन हम उन्हें पत्थर पकड़ा देते हैं। भूख से मरती जनता को धर्म का उपदेश देना उसका अपमान है, भूखे व्यक्ति को तत्वहिंसा की शिक्षा देना उसका अपमान है। ये है जो उन्होंने भाषण दिया विश्व संसद में। पहले रोटी, धर्म नहीं, गरीब आदमी को रोटी, उसको बच्चों की सच्ची शिक्षा, उसके मरते हुए माँ बाप को तड़फड़ाते मरते हुए दवा का भाव में उनको सस्ती दवा आप बांट रहे हैं धर्म। अब धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं।
माननीय अध्यक्ष जी, ये लोहिया को बड़ा कोट करते हैं। अभी बहुत कागज हैं क्या? जो हो तो हो। अध्यक्ष जी, डॉक्टर लोहिया को बड़ा कोट करते हैं। विवेकानंद मैंने बता दिया, इधर गांधी, विवेकानंद, लोहिया, भारतीय जनता पार्टी बड़ा नाम है, बढ़िया है। हमारे जैसा आदमी गौरव से महसूस करता है कि हमारे नेता का आप सम्मान कर रहे हैं, हम आपके नेता का सम्मान करें। लेकिन वो जो लोग कहते हैं उस पर चलने का भी तो हम प्रयास करें। क्या क्या है, दीनदयाल जी ने उस पर हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, क्या करें, डॉक्टर लोहिया चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, क्या रहे, श्यामाप्रसाद मुखर्जी चल रहे हैं कि नहीं चल, क्या करें, अटल बिहारी चल रहे हैं कि नहीं, क्या जयप्रकाश जी कह रहे चल रहे कि नहीं चल रहे, क्या गांधी जी कह रहे चल रहे कि नहीं चल रहे। क्यों लामने से थोड़े होगा। क्या कहा था डॉक्टर लोहिया ने, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और पुराना देश है, मनुष्य की इच्छा के अलावा कोई शक्ति इसमें एकता नहीं ला सकती। कट्टरपंथी हिंदू तो अपने स्वभाव के कारण ही ऐसी इच्छा नहीं पैदा कर सकता, लेकिन उदार हिंदू तो कर सकता है, जैसा पहले कई बार कर चुका है। हिंदू धर्म संकुचित दृष्टि से राजनीतिक धर्म, सिद्धांतों और संगठन का धर्म नहीं है, लेकिन राजनीतिक देश के इतिहास में एकता लाने की बड़ी कोशिश को इससे प्रेरणा मिली है और उनका यह प्रमुख माध्यम रहा है। हिंदू धर्म में उदारता और कट्टरवाद के महान युद्ध को देश की एकता और बिखराव की शक्तियों का संघर्ष भी कहा जा सकता है। इधर हिंदुत्व पूरी तरह समस्या का हल नहीं कर सका। ये कहें माननीय अध्यक्ष, आप तो जानते हैं डॉक्टर लोहिया कितने बड़े समाजवादी थे। आचार्य देव, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अशोक मेहता, एस.एम. जोशी, एच.एम. पटेल, चंद्रशेखर जी, राजनारायण, जनेश्वर मिश्रा, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, समाजवाद का सबसे शब्द का प्रयोग और उसकी व्याख्या इस देश में किया तो भगत सिंह ने किया था। समाजवाद, माननीय मुख्यमंत्री जी समाजवाद को गाली दे गए। संविधान का ये प्रस्तावना है सिर्फ, मुख्यमंत्री जी समाजवाद को समझ नहीं पाए। भाजपा सरकार डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के बनाए संविधान ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी के संविधान की भी धज्जियां उड़ा रही है। समाजवाद और राष्ट्र और राष्ट्रीयता के अंदर विभेद पैदा कर रहे हैं। अब तो मैं छोटा राजनीति का कार्यकर्ता, जिस बात को मैं कहता था वो बात महान समाज सुधारक मोहन भागवत जी ने भी कह दिया कि राष्ट्रवाद हिटलर की बू आती है उसमें से। अभी कहा राष्ट्रवाद, हिटलर ने भी राष्ट्रवाद लेकर के ही नाम सत्ता में आया था, और जब विधियों को देश से बाहर करने लगा तो वहां का सबसे बड़ा वैज्ञानिक फिजिक्स का जिसने पहले परमाणु बम बनाया वो इटली छोड़ के अमेरिका भाग गया।
अब 1.5 घंटा हो गया है आपका। थोड़े हो। नहीं, हमने याद कराया, मना नहीं किया। हम सुन रहे हैं। आप न चले जाना। ये संविधान में के उद्देशिका भी आपने देश और दुनिया के जो पीठासीन अधिकारी गण आए थे उसमें आपने प्रमुखता से इसको दिया था। क्या है? हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी शब्द है अध्यक्ष जी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विभक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संपत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। समाजवाद। माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष हों, विधानसभा के माननीय सदस्य हों, माननीय मुख्यमंत्री हों, मंत्रीगण हों, सभी लोग संविधान की शपथ खाते हैं और मुख्यतः इसी का खाते हैं। फिर जो मुख्यमंत्री ने कैसे समाजवाद को कह दिया कि उपयोगी नहीं है? कैसे कह दिया? जो हमारे संविधान में है, जिसकी हमने शपथ ली है, उसको हम नकारेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मालूम नहीं, पढ़ते हैं, नहीं पढ़ के आते तो उनको मालूम पड़ता कि गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो जय लोकनाथ, जय प्रकाश नारायण, जय सारे समाजवादियों ने राम राज्य की परिकल्पना पर ही समाजवाद का गठन किया था। और आपको याद होगा माननीय अध्यक्ष जी, इस देश में किसी जनसंघी ने नहीं, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इस देश में सबसे पहले रामायण मेला, चित्रकूट और उसके बाद अयोध्या में लगाने का काम किया। आप रामराज की बात करते हो। रामराज समाजवाद से आएगा। केवल रामराज लाना चाहेंगे, आपकी बुद्धि की बात नहीं है। जब भी समाज रामराज की परिकल्पना करेंगे, समाजवाद ही रामराज है। राम खुद समाजवादी थे। जो गंगा यात्रा निकाले हैं, मां गंगा खुद समाजवादी है। किसी भी जाति, वर्ग, धर्म के लोग स्नान करें, उसका पानी पिए, कोई इसका मतलब नहीं, समाजवादी है। नदियां समाजवादी हैं, सब देवी देवता समाजवादी हैं। तो फिर आप रामराज ज्ञान से परिकल्पना क्या कर रहे हो? संविधान तो संविधान। अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी का संविधान नहीं पढ़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी का संविधान ही नहीं पढ़ा। संविधान एवं नियम, भारतीय जनता पार्टी
धारा 1 उद्देश्य, पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी होगा, आगे पार्टी शब्द से यही बोध होगा। धारा 2 उद्देश्य, पार्टी एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है जो सुदृढ़, समृद्ध, स्वावलंबी राष्ट्र हो, जिसका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध हो और जो अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति और मूल्यों से सगर्व प्रेरणा ग्रहण करता हो तथा एक ऐसी महान विश्व शक्ति के रूप में उभरने में समर्थ हो जो विश्व शांति तथा न्यायमुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्रों में अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन कर सके। पार्टी का लक्ष्य एक ऐसे लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना है जिसमें जात, संप्रदाय अथवा लिंग का भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान अवसर तथा धार्मिक विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। ये भारतीय जनता पार्टी का संविधान है। पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी तथा भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को कायम रखेगी। ये आपका संविधान है। और दुर्भाग्य है, इतने बड़े प्रदेश का नेता, सदन, मुख्यमंत्री अपने पार्टी का संविधान भी न पढ़ सके हों, उसकी बातों को जानकारी तक न रख सके हों और समाजवाद को गाली देते हों, इससे दुर्भाग्य इस प्रदेश की जनता के लिए कुछ नहीं होगा। कई बार मैं कह चुका, ये है मुंह में राम, बगल में छुरी। राम राम, जय श्री राम। ये कहीं है ही नहीं है, न तुलसी कृत रामायण में है, न वाल्मीकि रामायण में है। क्या है बीज मंत्र? क्या है? राम 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 राम। और दूसरा क्या है? सीताराम 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 सीताराम। मानवत, जय श्री राम तो कोई बीज मंत्र है नहीं, न कोई साधु संत उसको जपता। जयराम तो है। जय सिया राम। अच्छा, और सीताराम। क्या होता है श्रीमान, अगर हम किसी ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं तो बोलते कि जय हो। अगर किसी हम साधु संत को प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं कि जय हो। और भारतीय जनता पार्टी के लोग राम को भी कहते हैं कि जय हो। माने राम से बड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, राम के लिए कहते हैं कि जय हो। हम कहते हैं राम राम सीताराम सीताराम, ये कहते हैं कि जय। सब तुम्हारा जय हो रहा। राम का जय आप करेंगे जो सबका जय करते हैं? आप करेंगे राम का जय जो सबका जय करते हैं? आप, फिर मैं वो बात को दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम वोट के साधन है, हम लोगों के लिए राम आराध्य देव है। आराध्य देव। राम को बदनाम करने के लिए कोई षड्यंत्र लोगों ने छोड़ा नहीं है। श्रीमान, इनके कथनी और करनी पर मैं कह देता हूं। फिर आपके माध्यम से एक कोटेशन देना मैं चाहता हूं। 1893 में, जिसको मैं एक बार कहा भी हूं, 1893 में शिकागो के धर्म संसद में के दौरान स्वामी विवेकानंद जी के भाषण के कुछ अंश है केवल। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता
और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से आया हूं जिसने इस धरती को सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियां संजो कर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमारों ने तोड़ तोड़ करके खंडहर बना दिया था, और तब उन्होंने दक्षिणी भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। सांप्रदायिकता, कट्टरता, इसके भयानक वंशजों के धार्मिक हट ने लंबे समय से इस खूबसूरत धरती को जकड़ रखा है। उन्होंने इस धरती को हिंसा से भर दिया है और कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हो चुकी है। न जाने कितनी सभ्यताएं तबाह हुई और कितने देश मिटा दिए गए। यदि ये खौफनाक राक्षस नहीं होते तो मानव समाज कहीं ज्यादा बेहतर होता, जितना कि अभी है। लेकिन उनका वक्त अब पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि इस सम्मेलन का बिगुल सभी तरह की कट्टरता, ढट, धार्मिकता, दुखों का विनाश करने वाला होगा, चाहे वो तलवार से हो या फिर कलम से। ये विवेकानंद के भाषण है और आप समाजवाद को कह रहे हैं। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, शायद आपने टोका है। नहीं, हमने टोका नहीं, हमने ये याद दिलाया था कि 1:30 हो गया, अब 1:45 हो गया। याद दिलाने पर तो बल और बढ़ जाता है। मैंने कुछ संक्षिप्त में अब ये कहो, ये बड़ा ढिढोरा पीटते हो, बहुत जरूरी है। ये सब कागज इनको वित्त मंत्री को भिजवा दीजिए कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं, दो बात कहते हैं हर भाषण में, बिना उसका उनका कोई भाषण पूरा ही नहीं होता। हर भाषण में कहते हैं कि पिछली सरकारों से हमको बदहाल आर्थिक व्यवस्था मिली और कानून व्यवस्था बदहाल मिली। तो कानून व्यवस्था की बात तो मैंने बता दी। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों लेखा परीक्षा सीएजी 2017-18 की रिपोर्ट सदन में रखी है। उसमें क्या कहा गया है? सीएजी ने पाया कि राज्य सरकार ने बजट का 93,076 करोड़ रुपया खर्च नहीं किया। ये सीएजी की रिपोर्ट है जो इस सदन में पेश हो चुका है। सदन ने बजट पास किया था 4,28,000 करोड़ का, सरकार खर्च कर रहा 3,34,000 करोड़, 93,000 करोड़ खर्च ही नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार है सिनेमा? उसी सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 11,388 करोड़ का जो अनुपूरक लिया, 1 पैसा खर्च नहीं हुआ। कौन कहा? राम गोविंद चौधरी नहीं, संस्कार मंत्री जी, सीएजी की रिपोर्ट ने कहा। महोदय, हमें कोई चिंता है? ये बता दो। आरोप लगाते हुए कहते हैं कि मैं बदहाल हूं, उत्तर प्रदेश में रहा था। भारतीय जनता पार्टी सरकार को, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए, भूरी भूरी, कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को कितना सुदृढ़ अवस्था में रखा। मानी सीएजी की रिपोर्ट है। 13-14 में राज्य सकल घरेलू उत्पाद 14%, 13-14, 14-15 में 10%, 15-16 में 18%,
16-17 में 11% रहा है। हम जितने दिन सत्ता में रहे हैं, डीजीपी हमारे 14%, 10%, 18%, 11%, और जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है 17-18 में 7.88% हो गया है। आप बताइए कि अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा है हाल भारतीय जनता पार्टी ने कि पिछली सरकारों ने? हमने डीजीपी दर बढ़ाया, हर साल बढ़ाया, और ये उसको लेके चौपट कर दिए। श्रीमान, ये सरकार जनता पर बोझ है, ये सरकार गरीबों पर बोझ है, ये सरकार किसानों पर बोझ है, ये सरकार किसी के पक्ष में काम करने वाली नौजवानों के विरोध में। ये बजट मैंने जो आपके माध्यम से बताया कि कोई भी बजट सरकार ने खर्च ही नहीं कर पाया, पैसा गया कहां? एक और लंबा कागज था, बहुत देर हो जाएगा, मैं बताता कि कितना कितना खर्च हुआ किसमें, तो थोड़ा लंबा समय लगता। अगर आज्ञा हो आपकी अध्यक्ष जी तो मैं उसको भी पढ़ दूं। वो तो थोड़ा टेलर था, तो पूरा सिनेमा नहीं था, सिनेमा का पहले वाला सीन था। आप पहले बता चुके हैं। पढ़ा हुआ ना माना जाए, भाषण मान लिया जाए। अच्छा अध्यक्ष जी, जो भी इन्होंने धन अलॉट किया, सभी विभाग 50 से ही नीचे खर्च किए। कोई 50 गया, कोई 48 गया, नहीं तो 12%, 19%, 7%, 1%, 2%, 3%, 4% ये धन खर्च कर पाया है विभागों ने। तो फिर आपको बजट ले आने से क्या फायदा? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपको बता दिया, आपके माध्यम से सदन को, सरकार को, कि जो अपना बड़ा बजट दिखा रहे हैं वो पिछले से भी छोटा है। ये जो हर विभाग का बजट बता रहे हैं ओ जनता के विरोध में है। एक बात छूट गया आपके माध्यम से, बात तो बहुत छूटी है लेकिन बहुत जरूरी है। आपके माध्यम से संस्कृति मंत्री से कहना चाहता हूं कि साहित्यकारों, प्रकाशकों की साहित्यिक किताबें क्रय करके जिला स्तर पर मौजूद सरकारी पुस्तकालयों को भेजा जाता था। माध्यमिक शिक्षा विभाग में, उच्च शिक्षा विभाग में, हर पुस्तकालय में जितने राइटर लोगों ने, साहित्यिक लोगों ने किताब लिखी है, अच्छे किताब लिखी है। तो हमारे अध्यक्ष जी ने कितनी अच्छी किताबें लिखी है। ये सब किताबें पहले सरकार खरीदती थी। सब शिक्षण संस्थाओं के लाइब्रेरी में, सब सरकारी लाइब्रेरी में, प्राइवेट लाइब्रेरी में ये किताबें देने का काम होता है। 10 बरस से ये बंद हो गया है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कि अगर साहित्यकारों का सम्मान करना चाहते हैं, लेखकों का सम्मान करना चाहते हैं, तो पुनः उनकी किताबों को शिक्षा विभाग के, गैर शिक्षा विभाग के सरकारी लाइब्रेरियों में भिजवाने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी, जो सरकार किसान विरोधी हो, गरीब विरोधी हो, नौजवान विरोधी हो, नारी विरोधी हो, अभी आज ही हम लोगों ने उठाया, जैसे उत्तर प्रदेश में तानाशाही सरकार आ गई है। अलीगढ़ में उसने ढेला मारा, गोली मार दिया। क्यों मारा? अगर हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन ला रहे हैं और पुलिस न रोके तो क्यों तनाजा हो? अलीगढ़ वाले में तो अभी बोलेंगे आप। हाँ बोलेंगे, एक बार क्यों कह दिए। तो इस तरह की बातें हैं, न महिला के विरोधी हैं, नौजवान के विरोधी हैं, छात्र के विरोधी, छात्राएं के विरोधी, महिलाओं के विरोधी, किसान के विरोधी, मजदूर के विरोधी। ये किसी के हित में नहीं है। पूरा प्रदेश की जनता, अधिकारी, कर्मचारी, कवि, साहित्यकार, पत्रकार,
डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस कर्मचारी सभी सरकार से उब गए हैं, कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश सरकार, इस बार अखिलेश सरकार, इस बार अखिलेश सरकार। बहुत धन्यवाद माननीय नेता विरोधी दल का। चूंकि माननीय वर्मा जी